बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आपको अध्याय सेकंड पढ़ाया जा रहा था और सेकंड अध्याय का नवा भाग है, जिस नवे भाग में आपको पढ़ाया जा रहा है कोटा शैली। इससे पूर्व आपको जो 8वां भाग पढ़ाया गया था उसमें आपको पढ़ाया गया था बूंदी शैली, और बूंदी शैली से पहले आपको पढ़ाया गया था जो मारवाड़ शैली पढ़ाई गई थी। मारवाड़ शैली के केंद्रों को पढ़ाया गया, उन केंद्रों में बीकानेर और किशनगढ़ शैली को पढ़ाया गया था। तो अपन जो पढ़ रहे हैं वो राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स पढ़ रहे हैं, राजस्थानी चित्र शैली पढ़ रहे हैं। और राजस्थानी चित्र शैली में जो तीसरा स्कूल आता है वह हाड़ौती स्कूल आता है, और उस हाड़ौती स्कूल के जो प्रमुख केंद्र थे उन केंद्रों में कोटा, बूंदी, झालावाड़, दुगारी थे। इन चारों केंद्रों में अपनी कलात्मक विशेषताओं के साथ दो कला केंद्र उभर कर आए, जिनमें एक बूंदी और एक कोटा। तो बूंदी क्षेत्र में जिस कला शैली का विकास हुआ उसे बूंदी शैली के नाम से जाना गया, और कोटा क्षेत्र में जिस कला शैली का विकास हुआ उसे बूंदी शैली के नाम से जाना गया, नहीं, कोटा शैली के नाम से जाना गया। तो बूंदी का प्राकृतिक वैभव और कोटा का प्राकृतिक वैभव दोनों अच्छे होने के कारण, सुंदर होने के कारण इनके चित्र, ये शैली के चित्रों में यह प्राकृतिक वैभव अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जैसे बूंदी में जो चित्रांकन हुए उन चित्रांकन में कमल सरोवर के अधिक चित्रांकन हुए, और उनमें हाथियों के, ग्रीष्मकाल के हाथियों के दृश्य अधिक चित्रित किए गए। कोटा में जो चित्रकला विकसित हुई या पेंटिंग बनी है, उन पेंटिंगों में छोटी छोटी पहाड़ियाँ और उन पहाड़ियों में आखेट के चित्र अधिक बने गए हैं। उन आखेट के चित्रों में भी यहाँ कोटा शैली राजा उमेद सिंह के शासनकाल में चरमोत्कर्ष पर पहुँची थी, और राजा उमेद सिंह को आखेट का शिकार करने का शौक था, और शिकार करने का शौक होने के कारण वह जब शिकार करने निकलता था तो अपने परिवार सहित जंगल में जाया करता था, और परिवार सहित जाकर पूरे जंगल में शेर को चारों तरफ से ढूंढकर फिर शिकार किया करते थे। तो यहाँ जो चित्र बने वो आखेट या शेर के शिकार के चित्र अधिक बने, जो कोटा शैली के प्रतीक चिन्ह बनकर पहचाने जाते हैं। तो कोटा शैली वैसे वल्लभ संप्रदाय या वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख केंद्र रहा है कोटा, और केंद्र होने के कारण यहाँ पर कृष्ण लीलाओं के चित्रों को भी चित्रित किया गया है, और जिनमें मानव आकृतियों को गोस्वामियों की भांति हष्ट पुष्ट चमकदार चेहरे वाली आकृतियाँ बनाई गई हैं। तो अपन अभी आज का जो वीडियो है उस वीडियो में अपन कोटा शैली का अध्ययन कर रहे हैं। तो देखिए, कोटा शैली हाड़ौती शैली का दूसरा प्रमुख केंद्र है। कोटा शैली का परिचय, राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के हाड़ौती शैली एक प्रमुख स्कूल है, जिसका कोटा दूसरा प्रमुख केंद्र रहा है। कोटा शैली 1952 ईस्वी में प्रकाश में आई कर्नल T.G. गेयर एंडरसन द्वारा अपने निजी चित्र संग्रह को विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन को भेंट किया था। देखिए, ये कर्नल T.G. गेयर एंडरसन है, इसके द्वारा अपने निजी चित्र संग्रह, अपने द्वारा इसका कोई निजी चित्रों का संग्रह था, उस निजी चित्र संग्रह को विक्टोरिया एंड मेमोरियल म्यूजियम, अल्बर्ट म्यूजियम लंदन को भेंट किया था। तो उनमें कुछ चित्र बूंदी शैली से भिन्न प्राप्त हुए, अर्थात बूंदी शैली के जो चित्र थे, हाड़ौती शैली का जो प्रथम केंद्र था उसके अलावा प्राप्त हुए, जिसके आधार पर बूंदी शैली की उपशाखा के रूप में कोटा शैली अस्तित्व में आई। जब भिन्न प्राप्त हुए तो भिन्न प्राप्त होने के कारण उसे कोटा शैली के चित्रों के नाम से जाना गया। ठीक है भाई। तो मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा महाराजा माधव सिंह को भेंट स्वरूप हाड़ौती का एक हिस्सा जागीर के रूप में प्रदान किया, अर्थात शाहजहां के द्वारा यहाँ के माधव सिंह को एक हाड़ौती क्षेत्र का एक हिस्सा जागीर के रूप में भेंट में दिया था, जिसको जैसे कोटा, जो कालांतर में कोटा के नाम से 1631 ईस्वी में स्वतंत्र रियासत के रूप में स्थापित हुआ।
अर्थात जो जागीर दी थी वो जागीर आगे चलकर 1631 ईस्वी में एक स्वतंत्र रियासत के रूप में कोटा शैली के रूप में या कोटा के रूप में स्थापित हुई। कोटा चित्रशैली का इतिहास भी कोटा की स्थापना के साथ ही प्रारंभ होता है। अब यहीं पर जो कोटा शैली का चित्रकला का इतिहास है वो भी कोटा के स्थापना के साथ ही प्रारंभ होता है, अर्थात 17वीं सदी के मध्य तक ही कोटा शैली अपनी शैलीगत मौलिकता ग्रहण कर पाई थी। कब तक? 17वीं सदी तक। और किसको एक जागीर के रूप में था? हाड़ौती का एक क्षेत्र दिया था, माधो सिंह को दिया था। किसके द्वारा दिया गया था? सांझा के द्वारा दिया गया था। तो 17वीं सदी के मध्य तक ही कोटा शैली अपनी निजी शैलीगत मौलिकता ग्रहण कर पाई। कोटा के महाराजा राम सिंह, कोटा की महाराजा राम सिंह 1669 ईस्वी से 1705 ईस्वी और उनके पुत्र महाराजा भीम सिंह 1705 से 1720 ईस्वी और उनके पश्चात महाराजा उमेद सिंह 1771 से 1820 के समय में कोटा शैली अपने चरमोत्कर्ष पर रही। ये महाराजा उमेद सिंह के समय अब जो कोटा शैली है वो कोटा शैली चरमोत्कर्ष पर पहुंची। इसके पीछे मैंने आपको बताया था कि महाराजा उमेद सिंह को आखेट का बहुत बड़ा शौक था और आखेट का शौक होने के कारण उसके समय कृष्ण लीलाओं के चित्रों के अलावा आखेट के दृश्य से संबंधित चित्रों को चित्रित किया गया था। इनको इतना शौक था कि आखेट करने जब जंगल में जाया करता था तो राज परिवार को पूरे को साथ में लेके जाया करता था और वहाँ जाकर जो आखेट किया करता था, अर्थात शेर के आखेट को ज़्यादा महत्व दिया गया और उसको जब आखेट करता था तो चारों तरफ से घेर कर आखेट करते और उसी प्रकार के इसके चित्र बनाए गए थे जो आगे चलकर कोटा शैली के प्रतीक चिन्ह बन गए हैं। इस तरह के आखेट वाले चित्र इनके शासनकाल में कृष्ण संबंधी विषयों के अतिरिक्त शिकार के दृश्य अधिक बने, क्योंकि राजा उमेद सिंह को आखेट व घुड़सवारी का बड़ा शौक था। अतः उनके समय के चित्रकारों ने उनकी रुचि के अनुसार शिकार के चित्रों की भरमार लगा दी। अर्थात उमेद सिंह के समय जो चित्र बने उन चित्रों में उनकी रुचि किसमें थी? शिकार में। और शिकार में रुचि होने के कारण राजा की रुचि के अनुसार उनके समय के जो कलाकार थे उन कलाकारों ने शिकार के चित्रों की भरमार कर दी, अर्थात अधिकता में बना दी, जो कोटा शैली के प्रतीक बन गए। कोटा शैली के ये आखेट वाले चित्र क्या बन गए? प्रतीक बन गए थे। इस काल में राग रागनी, बारहमासा, ये राग रागनी का पूरी राजस्थानी शैली में इनका चित्रांकन आएगा। राग है ये, इसको रा रा रह हो रहा है, ये राग रागनी है। बारहमासा, नायक नायिका भेद आदि से संबंधित बहुत सारे चित्रों का निर्माण हुआ। पौराणिक आख्यान के अंतर्गत कोटा शैली में राम द्वारा हिरण का शिकार करते हुए चित्रित किया गया है। यह एक पौराणिक आख्यान से संबंधित कोटा शैली का प्रसिद्ध चित्र रहा है। कौन सा? राम द्वारा हिरण का शिकार करते हुए। यह शैली का एक अन्य महत्वपूर्ण चित्र है जिसमें हाथियों की लड़ाई का चित्रण है। कोटा शैली का एक अन्य महत्वपूर्ण चित्र कौन सा है? हाथियों की लड़ाई का है। वैसे इसके समय का अन्य में अगर कोई और भी चित्र पूछा जाए आपसे तो और इसमें है राजा उमेद सिंह को आखेट करते हुए, और एक ये आखेट करते हुए जब वहाँ पर चित्र बनाए गए हैं तो एक छोटी सी पहाड़ी के पास में बुर्ज बना रखे हैं। उस बुर्ज पर खड़े होकर एक बंदूक को शेर की तरफ करते हुए आखेट करते हुए चित्रित किया गया है। कोटा के उत्कृष्ट भित्ति चित्र झाला की हवेली, कोटा की राजप्रसाद से तात्पर्य होता है राजमहल, देवता की हवेली में भी देखने को मिलते हैं। अर्थात इस समय जो चित्र बने थे ना लघु चित्रों के अलावा, कोटा शैली ने भित्ति चित्रण में भी अपनी परंपरा का निर्वाह किया, परंपरा को बनाए रखा था। साथ ही कोटा भी पुष्टि मार्गी है, वैष्णव संप्रदाय का केंद्र था। इस कारण कृष्णलीला को लेकर कोटा शैली में भी असंख्य चित्र बने थे। कृष्णलीला के चित्र बनाए गए थे, लेकिन राजा की रुचि के आधार पर यहाँ आखेट के चित्र भी चित्रित किए गए थे। कोटा शैली के प्रमुख कलाकार, अगला जो पॉइंट आता है उसमें क्या है? कोटा शैली के प्रमुख कलाकार आते हैं। जैसे मतलब ये अंग्रेजों की आने के बाद अवनति की ओर अग्रसर हो गई थी। इसके बाद अपन पढ़ रहे हैं कोटा शैली के प्रमुख कलाकार। कोटा शैली के प्रमुख कलाकारों में लच्छीराम, रघुनाथ, गोविंदराम, नूर मोहम्मद तथा गोविंद प्रमुख कलाकार रहे हैं। कोटा शैली की प्रमुख विशेषताएं,
मैंने आपको विशेषताओं के विषय में से पहले बताया ये आपको कि कोटा और बूंदी ये हाड़ौती क्षेत्र है, और हाड़ौती क्षेत्र का जो प्राकृतिक वातावरण है वो सुंदर है, और प्राकृतिक वातावरण सुंदर होने के कारण इन जो राज्य शैली है, इन शैलियों में वहाँ का प्राकृतिक वातावरण सुरमय, सुंदर, सुसज्जित चित्रित किया गया है। उनमें साथ ही जैसे बूंदी में हाथियों की लड़ाई से संबंधित दृश्यों को, या ग्रीष्म के हाथी या कमल सरोवर जैसे दृश्यों का अंकन किया गया है। और कोटा में क्या है, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, और पहाड़ियों के साथ साथ वहाँ का सघन वातावरण है, उसको चित्रित किया गया है। एक उसके बाद मैंने बताया आपको ये वल्लभ संप्रदाय का, पुष्टि मार्गीय वैष्णव संप्रदाय का एक प्रमुख केंद्र था, और प्रमुख केंद्र होने के कारण यहाँ जो पुरुषाकृतियों को बनाया गया है वो पुरुषाकृतियों को गोस्वामियों के भांति हष्टपुष्ट बनाया गया है। ठीक है, तो वो विशेषताएं अपन देख रहे हैं। कोटा शैली में बूंदी शैली की झलक होते हुए भी कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो उसको मौलिकता प्रदान करती हैं। अर्थात है तो ये भी हाड़ौती शैली का ही दूसरा केंद्र। भाई पहला केंद्र तो कौन सा है, बूंदी, और दूसरा केंद्र कौन सा हो गया, कोटा। अब हैं तो दोनों ही कौन से क्षेत्र की, हाड़ौती की। अब लेकिन दोनों की समानता होते हुए भी कुछ की विशेषताएं इस तरह की हैं जो इसको अपनी निजी यानी मौलिकता प्रदान करती हैं, जिसमें विशेषकर शिकार के दृश्य हैं, जिसमें जो मौलिकता प्रदान करती है या इसको निजीता प्रदान करती है, उसमें एक प्रमुख विशेषता जैसे शिकार के दृश्य, सघन वन संपदा, यहाँ की वन संपदा जो सघन है, और पुरुष आकृतियों को बूंदी के विपरीत वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव स्वरूप आकृतियों को अंग प्रत्यंग गोस्वामियों और पुजारियों की भांति पुष्ट, भारी भरकम शरीर, अच्छे मतलब शरीर खाए पिए से बनाए गए हैं, भरकम देहष्टि, दीप्तिमान चेहरा, मोटे उभरे नेत्र, उठा हुआ ललाट कोटा शैली में विशेषता है। इस तरह की विशेषता इसमें मिलती है। मैंने आपको बताया कि बूंदी शैली और कोटा शैली वैसे तो हाड़ौती शैली है, दोनों को मिलाकर पढ़ें तो क्या है, हाड़ौती, लेकिन इनकी कुछ निजी विशेषताएं इस तरह की हैं कि उन निजी विशेषताओं के आधार पर इनको अलग अलग करके पढ़ा जाता है। जैसे एक को बूंदी शैली, एक को कोटा शैली। और कोटा शैली के विषय में बताया कि कोटा शैली है जो चरमोत्कर्ष पर किसके शासनकाल में पहुंचती है, उमेद सिंह के समय में। उमेद सिंह को किसका शौक था, आखेट का, और आखेट का शौक होने के कारण इनके समय जो चित्र बने थे वो कृष्ण लीलाओं के साथ साथ किसके चित्र अधिक बने, आखेट के, क्योंकि इसके संरक्षण में जो कलाकार रह रहे थे वो कलाकारों ने इनकी रुचि के अनुसार, उमेद सिंह की रुचि के अनुसार आखेट के चित्र अधिक बनाए, और जो आगे चलकर कोटा के क्या बन गए थे, प्रतीक चिन्ह बन गए थे। ठीक है भाई, इसी प्रकार अपन कोटा शैली के प्रमुख विशेषताओं में पढ़ रहे हैं। मैंने विशेषताओं बताया आपको कि यहाँ की जो पुरुष आकृतियाँ बनाई गई हैं वो हष्टपुष्ट बनाई गई हैं, पुजारियों की भांति चेहरा चमकदार चेहरा बनाया गया है। इसके साथ ही सघन वन संपदा बनाई गई है, और आखेट से संबंधित चित्र जो बनाए गए हैं वो इसकी प्रमुख विशेषता है, या इसको निजता प्रदान करता है। दूसरी विशेषता है कोटा शैली में शिकार के दृश्यों की अधिकता दृष्टिगत होती है, अर्थात दृष्टि हुई है, दिखाई दी है। इसलिए कोटा के प्रतीक चिन्ह आखेट के चित्र हैं, जिनमें शेर के घेरदार आखेट के चित्र प्रमुख रहे हैं, जिसकी पृष्ठभूमि में सघन वन संपदा है, सघन वन है, ये वन में विचरण करते शेर, यहाँ वंश को वन कर लेना, में विचरण करते शेर, चीते, हाथी, हिरण और सुअर का अंकन प्रमुखता से हुआ है। ऐसे जंगली जानवरों का यहाँ अंकन प्रमुखता से हुआ है। सघन वनों से जागते शिकार के बुर्ज, मतलब सघन वनों में झांकते हैं, ये झांकते शिकार के बुर्ज वास्तु अंकन के अल्पता की महत्ता को और बढ़ा देते हैं। मतलब वहाँ पर जो आखेट किए गए थे तो जंगल में क्या कर रखा था, छोटे छोटे बुर्ज बना रखे थे, और उन बुर्जों पर से वो शिकार किया करते थे, तो जो इसकी प्रमुख एक विशेषता मानी जाती है। अब तीसरे नंबर की विशेषता है कोटा शैली के चित्रों में हरा, लाल एवं सुनहरी रंगों का प्रयोग अधिक हुआ है। हरे रंग की पृष्ठभूमि में गुलाबी भूरे रंग का समन्वय कोटा शैली की नितांत नवीन संविधा को अभिव्यक्त करती है। अर्थात इसमें क्या है, कोटा शैली में हरा, लाल, सुनहरी रंगों का प्रयोग हुआ है। हरे रंग की पृष्ठभूमि में गुलाबी भूरे रंग का, मतलब गुलाबी भूरे रंग, गुलाबी रंग है जिसमें भूरेपन लिए हुए है, रंग का समन्वय कोटा शैली की नितांत नवीन संविधा को अभिव्यक्त करती है। अर्थात कोटा शैली की एक प्रमुख विशेषता बन गई।
नंबर 4, कोटा शैली में सचित्र ग्रंथों के अतिरिक्त भित्ति चित्रण परंपरा भी उन्नत रही थी। अर्थात मैंने आपको पहले ही बताया था, कोटा शैली में लघु चित्रों के साथ साथ भित्ति चित्रण की परंपरा भी चलती रही, अनवरत कार्यरत रही थी, अनवरत अस्तित्व में रही थी, जिसमें झाला की हवेली, अगर वो भित्ति चित्रों के उदाहरण हम देखना चाहें तो कहाँ कहाँ देख सकते हैं? झाला की हवेली, देवता जी की हवेली, कोटा का राजप्रसाद या राजमहल आदि के साथ प्रमुख देखा जा सकता है। और जैसे झाला की हवेली, एक उदाहरण देवता जी की हवेली, दूसरा उदाहरण यहाँ तक, और तीसरा उदाहरण है कोटा के राजमहल। यहाँ राजप्रसाद हो या राजमहल कर देना, राजमहल इत्यादि में देखे जा सकते हैं। और 5 नंबर में पगड़ियों, अंगरखों तथा नारी सुलभ वेशभूषा में राजस्थानी झलक कोटा शैली की निजी विशेषता रही है। इस प्रकार अपन ने कोटा शैली का अध्ययन किया। तो अब अपन ने जो राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स हैं, उन पेंटिंग्सों की 3 स्कूलों का अध्ययन कर लिया है। एक स्कूल सबसे पहली मेवाड़, दूसरी मारवाड़, तीसरी हाड़ौती और चौथी है ढूंढाड़। ढूंढाड़ स्कूल का जैसे कल के वीडियो में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व मैं आपको बता दूं कि आपको रिपीट करता चल रहा हूं मैं कि राजस्थानी शैली कह दो चाहे तो इसको, चाहे राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स कह दो और चाहे राजस्थानी लघु चित्रण परंपरा कह दो, ठीक है। राजस्थानी शैली का विकास मैंने आपको बता ही दिया कि राजस्थान की धरा पर, राजस्थान की कोंक से इस विशाल मरुस्थलीय प्रदेश में राजपूत राजाओं की छत्रछाया में हुआ, और इसके नामकरण के विषय में विद्वानों के अलग अलग मत रहे थे। उन मतों में मैंने आपको बताया, किसी ने इसे राजपूत शैली कहा और किसी ने इसे राजस्थानी शैली कहा, लेकिन राजपूत शैली के नाम से सबसे पहले आनंद कुमार स्वामी ने पुकारा था। और उनका विचार था इस विषय में कि राजपूत शैली कह देने के पीछे उनका प्रमुख उद्देश्य था कि इस शैली का विकास राजपूत राजाओं की छत्रछाया में हुआ, और राजस्थान का नाम भी उस समय राजपूताना ही था, इसलिए इसका नाम राजस्थानी शैली की जगह राजपूत शैली रखा गया। लेकिन आगे चलकर जब जो क्षेत्र राजपूत राजाओं की रियासतों में जो जिस तरह के चित्र बन रहे थे, उनके अलावा अगर अन्य रियासतों में चित्र देखे जाने के कारण इसका नाम बदल दिया गया, और बदलने के बाद इसको राजपूताना के स्थान पर रायथान कह दिया गया, और रायथान के बाद ये राजस्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और राजस्थान में जिस कला शैली का विकास हुआ उसे राजस्थानी शैली के नाम से जाना गया। इस राजस्थानी शैली का विकास 4 संभागों में हुआ था, मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़, जिनको राजस्थान स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की 4 प्रमुख स्कूल कहते हैं, या राजस्थानी शैली के 4 प्रमुख स्कूल कहलाती हैं वो, या राजस्थानी शैली की 4 प्रमुख शैलियाँ कहलाती हैं, उपशैलियाँ कहला सकती हैं। जैसे अब प्रमुख उपशैलियों में भी इनमें भी छोटी छोटी और उपशैलियाँ विकसित हुई। जैसे मेवाड़ की प्रमुख उपशैली का नाम मैंने आपको बता रखा है नाथद्वारा, और नाथद्वारा का मैंने आपको बता रखा है विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग कौन सी है? पिछवई पेंटिंग। पिछवई पेंटिंग के विषय में मैंने आपको बताया कि भगवान श्रीनाथ जी के मंदिर में श्रीनाथ जी की मूर्ति को सजाने के लिए उसके पीछे भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित चित्रों को चित्रित कर कपड़ों पर टाँका जाता है, उन्हें पिछवई पेंटिंगों के नाम से जाना जाता है। अब वो पिछवई पेंटिंगों के चित्रित विषय तो हो गया कृष्ण लीला संबंधित, और धरातल हो गया कपड़े पर बनाया जाता था। इसके बाद अपन ने मेवाड़ के बाद मारवाड़ पढ़ा। मारवाड़ में आने वाले क्षेत्रों में मैंने आपको बताया था कौन कौन सा, बीकानेर है, किशनगढ़ है, जोधपुर है, जैसलमेर है, इस तरह के प्रमुख क्षेत्र थे। और इन क्षेत्रों में प्रमुख जो कला शैली का विकास हुआ वो 3 केंद्रों पर हुआ, एक जोधपुर में हुआ, एक बीकानेर में हुआ और एक किशनगढ़ में हुआ। जोधपुर की जो कला शैली को जन्म दिया, वो जन्म देना या आगे बढ़ाने का जो कार्य किया वहाँ के भाटी परिवार ने किया, जिनमें 1 दर्जन के करीब मैंने भाटी परिवार कलाकार बताया आपको, शिवदास भाटी, बमनू भाटी, छज्जू भाटी, दाना भाटी, रामू, इस तरह के 12 कलाकारों ने उस कला शैली को आगे बढ़ाया था। और मैंने बताया आपको मारवाड़ शैली में जो चित्र बनाए गए हैं, उन चित्रों में स्त्री पुरुषाकृतियों को वीरता की भाव लिए हुए बनाए गए हैं, तथा पुरुषाकृतियों को गलमुच्छों से युक्त बनाया गया है और लंबे बनाए गए हैं उनको। इसी प्रकार दूसरी शैली जो विकसित हुई वहाँ पर बीकानेर शैली है। बीकानेर शैली के जो जन्म का श्रेय दिया जाता है उस्ता परिवार को दिया जाता है। उस्ता परिवार में 2 कलाकारों का नाम प्रमुखता से मैंने आपको बताया, एक रुकनुद्दीन उस्ता, एक का नाम है उस्ता अली रजा। ठीक है, बीकानेर शैली पर मुगल शैली का प्रभाव अधिक रहा है, क्योंकि यहाँ के जो राजा थे उन राजाओं का मुगलों से घनिष्ठ संबंध था। ठीक है भाई। इसके बाद मैंने आपको बताया बीकानेर के बाद किशनगढ़ शैली इसकी प्रमुख उपशैली रही है। किशनगढ़ में बताया कि जोधपुर के महाराजा के 8वें पुत्र थे किशन सिंह, जिसने किशनगढ़ की स्थापना की थी। उनमें उत्तरोत्तर काल में चलकर राजा सावन सिंह
ने किशनगढ़ शैली को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया था। राजा समन सिंह की उपपत्नी बनीठनी थी, उसको यहाँ नायिका का रूप देकर चित्रांकित किया था, जिसको राधा के रूप में चित्रित किया था, और राजा सावन सिंह है उसको कृष्ण रूप में चित्रित किया था। अब राधा के रूप में जो बनीठनी को चित्रित करने वाला जो कलाकार था वो उनके शासनकाल का मोरध्वज निहाल चंद प्रमुख था। ठीक है भाई, जो विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग है, अलौकिक सौंदर्य के कारण प्रसिद्ध है, जिसको भारतीय मोनालिसा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अपन ने तीसरी स्कूल पढ़ा है, और तीसरी स्कूल में पढ़ा हाड़ौती शैली। हाड़ौती केंद्र या हाड़ौती में दो प्रमुख केंद्रों को पढ़ा है अपन ने, बूंदी और कोटा। बूंदी में मैंने आपको बताया कि बूंदी शैली का प्राकृतिक वैभव, वहाँ की सघन वन संपदा सुंदर है, उसका अपने चित्रों में चित्रण किया गया है, जिसमें हाथियों के दृश्य या कमल पुष्पों से आच्छादित सरोवरों का चित्रांकन अधिक किया गया है, जो उसके प्रसिद्ध पहचान है, उसकी प्रमुख विशेषता है। और कोटा शैली की प्रमुख विशेषता में अपन ने अभी पढ़ाई है कि कोटा शैली में आखेट के चित्र अधिक बनाए गए थे। और कोटा शैली जो चरमोत्कर्ष पर पहुंची वो राजा उमेद सिंह के शासनकाल में पहुंची थी। इस क्षेत्र पर जो कार्य शासन किया था वो हाड़ा वंशीय राजपूत राजाओं ने शासन किया था, इसलिए इस क्षेत्र को हाड़ौती क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, इस प्रकार अपन ने कोटा शैली को समाप्त किया। कोटा शैली को समाप्त करने के बाद अगली जो स्कूल पढ़ेंगे उसमें अपन पढ़ेंगे ढूंढाड़ स्कूल। ठीक है, आज यहाँ तक ही। थैंक यू।